हेलो एंड वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपके प्यारे चैनल पर। तो बच्चों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 की केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का जैसा कि आप जानते हैं पहला चैप्टर आपका है सॉलिड स्टेट। तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं सॉलिड स्टेट की, जो कि आपके 2022-2023 में जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेके आज आपका चैनल आपके साथ स्टार्ट करने वाला है सॉलिड स्टेट से। बच्चों आपको पता है कि सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर आपकी केमिस्ट्री का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है और ये फिज़िकल केमिस्ट्री के इंटर में आता है। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आज हमें बात करना है कि सॉलिड स्टेट आखिर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में कैसे क्या पढ़ना है, सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ना है, सॉलिड स्टेट कितने मार्क्स का आता है। तो इन सब बातों से पहले मैं एक बार थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बच्चों। मेरा नाम आनंद सिंह है और मैं आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री के मेन चैप्टर्स, फ़िज़िकल केमिस्ट्री एज सच कहें तो जैसा आपका सॉलिड स्टेट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया और आपका सोल्यूशन चैप्टर हो गया। तो आई हैव टू डील विद दैट 5 चैप्टर्स। ये आते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री से। ठीक है ना बच्चों। और इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन और ऑर्गेनिक का पोर्शन आपके सोमेश सर आपको पढ़ाएंगे। तो आज से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी लेट ना हो। जो पिछली बार गलतियां हुई, जो आपने 11th में क्लासेस मिस करी या 11th में किसी भी वजह से आप पढ़ नहीं पाए प्रॉपर, तो 12th में अगर उसका इफेक्ट नहीं देखना है तो आपको अब स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी होगी। बच्चों ये सेशन इतनी जल्दी लाने के पीछे रीज़न ये है ताकि आप तैयारी पहले से कर लें और तैयारी करने के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए होता है वो होता है रिवीजन। आप कितना भी अच्छा पढ़ लें, अगर आप एग्ज़ाम से पहले उन चीज़ों का रिवीजन नहीं कर पाए, एग्ज़ाम से पहले उन चीज़ों को आप क्वेश्चन उसके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्योंकि जो पेपर सेट किया जाता है वो एवरेज और कुछ क्वेश्चन उसमें हैव ऑफ द एवरेज डाले जाते हैं ताकि जो बच्चे अच्छी लेंथ के हैं वो बच्चे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि बाई द दिसंबर हम आपका सिलेबस या उससे पहले भी हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा के पूरे 2 या 3 महीने हम अच्छे से रिवीजन करेंगे, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन तो हम साथ में यहाँ पर भी करेंगे, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, लेकिन बाई दिसंबर के बाद हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो आज से आपका ये सेशन स्टार्ट होता है सॉलिड केमिस्ट्री। बीच में और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सॉलिड केमिस्ट्री या सॉलिड स्टेट में हमें आखिर क्या क्या पढ़ना होता है, सॉलिड स्टेट होता क्या है और सॉलिड स्टेट को हमें कैसे डील करना है, इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार हम ये जान लेंगे, एक बार हम रोड मैप तैयार कर लेंगे कि सॉलिड स्टेट में हमें कैसे चलना। देखिए जैसे भी मकान बनाते हैं या रोड बनाते हैं, सबसे पहले मकान बनाने के लिए हम उसका नक्शा बनाते हैं। नक्शा इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें कहाँ कहाँ पे न्यू मजबूत रखनी है, कहाँ कहाँ पे न्यू कमज़ोर भी काम कर सकती है। तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करते हुए आगे अपनी बिल्डिंग को बनाना है। ठीक है बच्चों। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर सॉलिड स्टेट। चलिए अब देखिए मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन और सिलेबस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप समझिए और सिलेबस सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले सॉलिड, जैसा कि नाम आ रहा है सॉलिड स्टेट, नाम आपको कन्फर्म कर रहा है कि सॉलिड स्टेट। तो बच्चों आपके दिमाग में एक आइडिया तो आ ही रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या ही पढ़ना होगा। भाई नाम कह रहा है सॉलिड, तो सॉलिड का मतलब है हमें किससे डील करना होगा, सॉलिड से ही डील करना होगा। सारी चीज़ें हम किससे पढ़ेंगे बच्चों, सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड आखिर होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड क्या होता है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लें कि सॉलिड आखिर होता क्या है, तो कहोगे सर सॉलिड हमें पता है। भाई आपको पता है कि मैटर की 3 पॉसिबल स्टेट हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो 5 हैं लेकिन मेनली कितनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वहाँ पर हम ये जानते हैं कि मैटर हमारा 3 फॉर्म में हमें मेनली मिलता है जनरली। अब हमें इन तीनों फॉर्म का प्रॉपर्टीज़ हम 11th क्लास में पढ़े होते हैं, 10th में भी कहीं ना कहीं हमने इन्हें टचअप किया होता है। तो एक बार हम प्रॉपर्टीज़ को अगर देखें तो गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बच्चों सभी जानते हो। अगर गैस की हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर गैस के जो इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, मतलब इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन करते हैं।
हमें इसमें और ज़्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, सॉलिड स्टेट। तो हम एक आइडिया ले रहे हैं आखिर हम 3 स्टेट के बारे में क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हम ये जाने कि आखिर लिक्विड और गैस सॉलिड से अलग कैसे हैं, या सॉलिड लिक्विड और गैस से अलग कैसा है। वही है सच लिक्विड में होता है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर एज अ कंपेरिजन ऑफ द सॉलिड ज़्यादा होता है, वहाँ पर क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो होती है, वो आपका क्या होता है, लिक्विड बनता है। इससे ऊपर जानने की ज़रूरत इस चैप्टर में हमें लिक्विड के बारे में नहीं है। मेनली हमें डील करना है किसके साथ बच्चों, मेनली हमें डील करना है सॉलिड के साथ। अब देखें सॉलिड, सबसे मेन चीज़, नाम जहाँ पर सॉलिड आ गया तो इसका मतलब सबसे पहला जो आइडिया हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि भैया इसका जो शेप होगा फिक्स्ड होगा कहीं ना कहीं। क्या होगा बच्चों, इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या आपके दिमाग में ये आइडिया जनरेट हो, भाई जितनी भी अराउंड हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देखते हैं, आप चाहे टेबल देखें या आप दरवाज़ा देखें या बोर्ड देखें, जितनी भी चीज़ें आप अपनी तरफ देखते हैं सॉलिड में, वो सारे के शेप क्या होते हैं, नियर अबाउट फिक्स्ड ही होते हैं, ठीक है ना। अब फिक्स्ड शेप होते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो अगर हम एक पार्टिकुलर सॉलिड की बात करें इन कंपेरिजन टू लिक्विड, इन कंपेरिजन टू गैस, तो इसका टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होता है। और क्या कह सकते हैं, और भाई हम कह सकते हैं कि सॉलिड में कैसा होता है, सॉलिड एक रिजिड शेप का होता है, ठीक है ना। रिजिड का मतलब क्या होता है कि रिजिड का मतलब ये होता है भाई आपका मार्कर सॉलिड है, अगर हम इसको ऐसे पुश कर रहे हैं या पुश कर दबा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या मार्कर दबेगा, इतनी आसानी से नहीं दबेगा। तो इसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिस पे फोर्स लगाने से उनकी शेप जल्दी डिफॉर्म नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं हमें, वो रिजिड शेप के होते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज़ एक बार हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं आखिर आपको आइडिया लग जाए सॉलिड होता क्या, वरना इन प्रॉपर्टीज़ से हमें इस चैप्टर के अंदर कोई भी डील नहीं करना, ठीक है। और क्या होता है ये भाई, इनका जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बॉइलिंग से तो कोई मतलब नहीं, सॉलिड में कोई खोलाना तो है नहीं। अगर हम चौथा इंपॉर्टेंट की बात करें, चौथा इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर, आप बताना बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, तो कहोगे सर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है यहाँ पर, ज़्यादा होता है। कैसा होता है, ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन इज़ हाई इन कंपेरिजन टू गैस, इन कंपेरिजन टू लिक्विड। भाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इनके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स और एटम्स कैसे होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। कैसे पैक्ड होंगे, मॉलिक्यूल्स और एटम कैसे पैक्ड होंगे, मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर टाइटली पैक्ड। कैसे पैक्ड होते हैं, आर टाइटली पैक्ड एज सच। तो इतनी प्रॉपर्टीज हमने ये जानी कि आखिर सॉलिड होता क्या, सभी को आइडिया है, मैं इतना जानता हूँ, 11th आप लोग पास आउट होके आए हैं, आप सभी को पता होगा कि सॉलिड आखिर होता क्या है। हमने थोड़ा सा जान लिया कि आखिर हमें सॉलिड को प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रिजिड होता है, एक फिक्स शेप का होता है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड फोर्स बहुत हाई होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना। तो हमने आखिर ये जान लिया कि सॉलिड होता क्या है। अब हम डील करेंगे कि आखिर हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। भाई इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं इस बार अपने 12th क्लास में, ठीक है। अब देखते हैं सॉलिड के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि सॉलिड क्या होता है, वो मैंने बता दिया सॉलिड होता क्या है। सबसे पहले जब सॉलिड स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड की। क्या करेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉलिड। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड में आप देखेंगे कि हमें 2 टाइप्स के सॉलिड्स को मेनली पढ़ना होगा। कौन कौन से, एक का नाम होता है बच्चों एमॉर्फस सॉलिड, दूसरा आपका होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक आपका एमॉर्फस सॉलिड, दूसरा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके बारे में डिटेल हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि हमें आखिर क्या क्या इस चैप्टर में डील करना है। जब हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को पढ़ लेंगे तब हमारा आता है बच्चों क्रिस्टलाइन के अंदर, फिर हमें जानते हो, फिर एमॉर्फस को पढ़ने के बाद फिर हमको डील हमेशा करना रहेगा पूरे चैप्टर के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में, कि आखिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, भाई क्रिस्टलाइन के अंदर जब हम जाएंगे तो आखिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में और कौन से टाइप्स होते हैं, इनको हम डील करेंगे। इनको डील करने के बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड में के अंदर हम जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, एक हमें पढ़ना पड़ेगा प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम और हमें पढ़ना होगा सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम।
प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम और सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम। जब हम ये प्रिमिटिव और सेंटर्ड पढ़ लेंगे तो प्रिमिटिव में बेटा आपके 7 टाइप्स के सिस्टम बनेंगे। कितने टाइप के सिस्टम बनेंगे? 7 सिस्टम बनते हैं। वो सारा आपको चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। इसमें आपके सेंटर्ड के अंदर 3 टाइप के सिस्टम्स बनते हैं। ये भी आपको चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा डिटेल में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें इनके ऊपर डेरिवेशंस भी करने होते हैं, इनकी रेडियस भी निकालनी होती है, इनकी एफिशिएंसी भी निकालनी होती है, BCC, FCC, ECC आखिर क्या है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 डील करेंगे। अभी हम देख रहे हैं हमें कौन कौन से एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर चलना होगा। ठीक है, हमने देख लिया कि भाई सेंटर्ड पढ़ना है, 3 टाइप्स के इसके अंदर होते हैं। इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर इनकी रेडियस के बारे में डिस्कस करना होगा। रेडियस किस किस की? रेडियस BCC की। BCC का फुल फॉर्म होता है बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और FCC का होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और ECC का होता है बच्चों एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एक बार हम इनके बारे में, रेडियस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पर रेडियस को अच्छे तरीके से जानेंगे क्योंकि इनका डायरेक्ट डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है। जब हम रेडियस को निकाल लेंगे तो चैप्टर में जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो उसके बाद हम डील करेंगे एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी क्या होती है, ये सारा कुछ आपको अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा कि आखिर एफिशिएंसी क्या है और किसके बारे में जानकारी लेनी है। अभी हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या डील करना है। ठीक है ना बच्चों। एफिशिएंसी पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना होगा, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी और जो आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न रहा यूपी बोर्ड में, हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसी सिलेबस, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को 2 टाइप के वर्ड्स पढ़ने होते हैं। बच्चों आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर ये सब क्या है, ये सब चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसके अंदर मैं पढ़ना होगा टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हम यहाँ पर वॉइड्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि आखिर आपका वॉइड होता क्या है। ठीक है ना। और मेन टॉपिक एक थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पर सबसे मेन होता है आपका यूनिट सेल को भी हम डिस्कस करेंगे। यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल को डिस्कस करेंगे। इस पे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कई बार डायरेक्ट आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब हम ये सारा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपके एनसीईआरटी में भी 2 पार्ट में ही डिवाइड होता है। एक तो हम क्रिस्टल सिस्टम के बारे में सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, उसके बाद सॉलिड स्टेट में हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? हम इसको इधर लिख देते हैं, डिफेक्ट्स के बारे में। हम यहाँ पर जब चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, एक भी डेरिवेशन, एक भी पॉइंट आपकी एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक से बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पर, ताकि आप अपना जो टारगेट है वो सेट कर पाएँ इस बार का 95% एंड एबव। हमारा टारगेट और आपका टारगेट 95% एंड एबव होना चाहिए, और हमारे पास पूरा समय है, इसलिए हम इस टारगेट को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। डिफेक्ट्स के अंदर बच्चों हम लोगों को पढ़ना रहता है मेनली शॉर्ट की इफेक्ट पढ़ना रहता है, और यहाँ पर पढ़ना रहता है फ्रिंकल, शॉर्ट की और फ्रिंकल। ये डिफेक्ट्स हमें मेनली इसके अंदर डील करने रहते हैं। इसके अंदर भी बच्चों बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक बोलते हैं इसको, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, और एक आपका होता है स्टाइक्योमेट्रिक। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और आपका होता है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है ना। फिर इसी के अंदर जब हम डील करते हैं तो आपका मेटल एक्सेस आता है, मेटल डेफिशिएंट आता है, तो इसी तरीके से जितने भी हमारे चैप्टर के अंदर की पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर डिस्कस इसलिए कर दिए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आखिर हमें चैप्टर किस तरीके से डील करना है, हमें चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कि आखिर इस सॉलिड स्टेट के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। आप बिल्कुल इसे देख के डरिएगा नहीं कि आखिर ये हमारे पास सॉलिड क्रिस्टलाइन क्या है भाई, 7 सिस्टम, BCC, FCC, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों समझ में तब आएगा आपको जब आप पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है ना। तो अभी हम 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एकदम इस तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपके दिमाग में इसकी एक पिक्चर बनती जाए। देखिए
यहाँ पर मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। वैसे तो आप देखेंगे यूट्यूब पे चैनलों की भरमार है, लेकिन बच्चों आपको कई बार वो चीज़ें रटनी पड़ती हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, जब एग्ज़ाम से पहले हम लोग कैप्सूल क्लासेस दे रहे थे, या मतलब आप कह दें क्रैश कोर्स करा रहे थे, तो वहाँ पर हमने 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर हर एक चैप्टर के लिए थे। और उस चैप्टर से आप यकीन माने, आप जाके यूट्यूब पे चेक भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि बच्चों के मार्क्स क्वेश्चंस एज सच एग्जाम के अंदर फंसे हैं। बच्चों के नए क्वेश्चंस जो देखे वो एज सच कॉपी क्वेश्चंस हुए हैं, मतलब वही कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, वही कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया गया। तो बच्चों यहाँ पर सिस्टम के अंदर एक बहुत मेन चीज़ पढ़ाने में ये होती है कि आपको अगर एक बार वो क्यूब समझ में आ गया, जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, एटम की प्लेसमेंट होती है, अगर वो एटम की प्लेसमेंट आपके दिमाग में आ गई कि एटम हाँ ये कॉर्नर पे रखा है, ये बॉडी के बीचों बीच में रखा है, अगर आपको ये एग्जामिनर या ये आपको टीचर आपका समझाने में अगर आपको सफल हो जाता है, तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सबसे मेन चीज़ यही है कि आप एटम्स की प्लेसमेंट क्यूब के कॉर्नर पर या क्यूब की एज पर किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आप ये इमेजिनेशन करने में सफल रहते हैं तो आपके लिए चैप्टर ये बहुत आसान है। आपको बिल्कुल भी चैप्टर रटना नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम 5 मार्क्स आपका चैप्टर रहता है और इसमें आप पूरे में पूरे मार्क्स आराम से पा सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है बच्चों, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया कि आखिर हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब हम 1 बाय 1 हर एक की पॉइंट को उठाएंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पूरा आपको पैकेज ये पूरा आपको सिलेबस ये अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ डील करते हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम बीच बीच में कॉन्सेप्ट के साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सॉलिड स्टेट, और सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि आपके टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होते हैं और एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या क्या होती हैं। तो बच्चों इतना जानने के बाद कि हमें चैप्टर के अंदर कौन कौन से की पॉइंट्स को डिस्कस करना है, सिलेबस हमारा किस अकॉर्डिंग चलेगा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मोस्ट अवेटेड चैप्टर सॉलिड स्टेट, और हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि सॉलिड स्टेट, भाई सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ आखिर क्या क्या होती हैं, हमने उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हम आने वाले हैं स्टार्टिंग पे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड। सबसे पहले आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले आपको जो हेडिंग मिलेगी वो आएगी टाइप्स ऑफ सॉलिड। और कौन कौन से 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको आइडिया भी होगा कि टाइप्स ऑफ सॉलिड में कौन कौन से 2 टाइप के सॉलिड होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 टाइप्स के सॉलिड को पढ़ना है। एक तो कौन सा आपका, एक होता है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन का मतलब जो क्रिस्टल से बना हो, जिसका सॉलिड का स्ट्रक्चर क्रिस्टल लाइक हो, वो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन होगा। और यहाँ पर दूसरा टाइप आपका होता है बच्चों कौन सा, एमॉर्फस। कौन सा होता है, एमॉर्फस। बोलते रहिए साथ में ताकि आपके माइंड मैपिंग आपके साथ में बनती रहे। कौन कौन सा, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। सॉलिड हमने बता दिया था, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। अब इसमें 2 टाइप के सॉलिड को हमें डिस्कस करना है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे आखिर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस होते क्या हैं, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस जानेंगे। क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, एमॉर्फस किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड वहाँ पर आता है जहाँ पर, भाई आप एक चीज़ बताओ, कोई भी सॉलिड बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, आप सभी जानते हैं कि सॉलिड बन रहा हो या कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता हो, केमिस्ट्री के अंदर हमेशा स्ट्रक्चर किस को मिला के बनेगा, आप बताइए। सर स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर हमेशा एटम्स या मॉलिक्यूल्स को मिलाकर ही बनेगा। तो चाहे क्रिस्टलाइन हो या फिर आपका एमॉर्फस हो, दोनों में ही दोनों का बेस जो रहेगा, दोनों का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, एटम्स के और आयंस और मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन से ही होगा, उनके बॉन्ड के कोलैप्स से, उनके बॉन्ड के बनने से ही होगा। अब दोनों में अगर सर ये होगा तो फिर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस अलग अलग क्यों, अलग अलग इसलिए क्योंकि दोनों में बनने का तरीका अलग अलग है। अब सर ये बनने का तरीका अलग अलग का मतलब क्या, समझिएगा। देखो बच्चों, अब आपसे कहें क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होता है, अगर हम एक थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के समझने की कोशिश करें, समझिएगा। आप मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया, देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारा क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर है और ये हमारा एमॉर्फस का स्ट्रक्चर है। एक बार को हम ये सपोज करते हैं क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर है, एमॉर्फस का स्ट्रक्चर है, और हम ये मान लें कि यहाँ पर आपके ए बी सिस्टम से मिलके बना है। ए बी सिस्टम समझिएगा, तो यहाँ पर अगर ए बी सिस्टम से मिलके बना है तो मतलब यहाँ पर जो एटम का फॉर्मेशन है वो ए बी ही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए बी
ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। आपने यहाँ पर देखा, अभी आपको खुद आइडिया लग जाएगा, खुद आपसे जनरेट दिमाग में होगा कि आखिर सर क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर भी हम मान लेते हैं ए बी से मिलकर बना है, ये भी सिस्टम हमारा किससे बना है, ए बी। कोई अलग आपका एटम से यूनिट सेल होंगे, तो वहाँ पर अब यहाँ पर ए बी ना मान के हम सी डी मान लेते हैं। तो सी डी अगर मानेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सी डी सी सी डी सी डी सी डी सी सी डी सी 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 डी सी डी सी डी। आप कहेंगे सर ये क्या है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, उसमें आपको क्या दिख रहा है, डिफरेंस दोनों में पता चल रहा है? हाँ सर बिल्कुल पता चल रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए के बाद बी, ए के बाद बी, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रेगुलर पैटर्न है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपके सी और डी क्या है, ये कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलर पैटर्न या रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस ये है कि क्रिस्टलाइन के अंदर, अब अगर हम इसकी डिफिनेशन बनाएं तो डिफिनेशन क्या बनेगी, इन क्रिस्टलाइन क्या बनेगी बच्चों, ध्यान समझिएगा, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स the arrangement of atoms or molecules are in definite geometrical order। समझ में आई बात? मतलब ये कि जहाँ पर आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी एक डेफिनिट पैटर्न में, डेफिनिट ऑर्डर में, मतलब एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए जहाँ पर आपके एटम्स और मॉलिक्यूल सेट होते हैं, वहाँ पर आपका क्या बनता है बच्चों, वो आपका बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब यहाँ पर एटम्स की और आयंस की या मॉलिक्यूल्स की जो प्लेसमेंट होगी एक पैटर्न के बाद होगी, ठीक है ना। जैसे आप लोग क्लासेस में जाते हैं तो 8th क्लास में 8th क्लास के बच्चे बैठते हैं, 9th क्लास में 9th क्लास के बच्चे बैठते हैं, तो वहाँ पर एक डेफिनिट ऑर्डर या पैटर्न को फॉलो किया जाता है। लेकिन एमार्फस के केस के अंदर क्या होता है, इर्रेगुलर। क्या बोलेंगे, इन एमार्फस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे इन एमार्फस सॉलिड्स देयर इज irregular arrangement of constituents particles in the sense एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दो की पॉइंट को पकड़िए, यहाँ पर इर्रेगुलर है और यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, डेफिनिट कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, रेगुलर शेप में होता है। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चों? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्टिंग में अगर आपका बेस अच्छा रहेगा तो आपका चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा, और जिस दिन आपको किसी भी चैप्टर में, चाहे आपका कोई भी चैप्टर हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स का हो, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट आना शुरू होता है बस वहीं वो आपको चैप्टर अच्छा लगने लगेगा और वहीं से आप अच्छे मार्क्स यहाँ से आराम से पिकअप कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपका इंटरेस्ट बना रहेगा पूरे चैप्टर में। तो आपको ये समझ में भी आया कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वहाँ पर एटम्स और आयंस जो होते हैं एक डेफिनिट पैटर्न में होते हैं। एमार्फस में क्या होता है बच्चा, यहाँ पर डेफिनिट पैटर्न में नहीं होते, इर्रेगुलर इनका अरेंजमेंट होता है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, मैंने आपको डेफिनेशन भी दे दी। देखो बच्चों, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट से होने से पहले ही हम आपको पीडीएफ में नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है हाथ दर्द करने की या नोट्स बहुत ज़्यादा लिखने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हार्ड वर्क ना करें, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिए, दैट्स सो बेटर। अगर आप ये नोट्स साइड में बनाते हैं या साइड में लिखते रहते हैं तो दैट्स बेटर। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा जहां पर आपको वेल डिफाइंड डिफिनेशंस होंगी, आपको डिफरेंसेस क्या लिखने हैं वो भी वेल डिफाइंड रहेंगे, तो वो आपके लिए बहुत इजी टू टैकल रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे और जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा सकती, समझाई जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गई भाई, क्रिस्टलाइन क्या होता है, एमार्फस क्या होता है। अब इसी के बेसिस पे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं।
प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ अभी देखिएगा 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ बच्चे याद करते हैं, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्रॉपर्टीज़ हमें कहाँ याद करनी पड़ेंगी, अब देखिए कैसे नहीं याद करनी पड़ेंगी, समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ आप देखो, सबसे पहले आप प्रॉपर्टी ये देखेंगे, यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है या नहीं होता बच्चों बताओ। यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। अच्छा, अगर आप उस तरह की बात करेंगे तो यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट है बताइए बच्चों आप लोग, तो कहेंगे सर यहाँ पर इर्रेगुलर है, ये तो आपने पहले ही बताया। यहाँ पर कैसा है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करेंगे अगर, देखिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। सर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, हाँ बच्चा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। देखो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि दोनों के अंदर क्रिस्टलाइन या एमार्फस के अंदर शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। शार्प का मतलब समझिएगा, जैसे आपसे कहा जाता है, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 600 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आयरन को जैसे ही 600 डिग्री सेल्सियस पे क्रॉस करेंगे या लेके जाएंगे, आपका आयरन मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे ही आप 600 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे, आयरन विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो इसका मतलब ये आयरन के पास कैसा मेल्टिंग पॉइंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्रिस्टलाइन या एमार्फस में किसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो बच्चा आपका होगा क्रिस्टलाइन में। क्यों, क्योंकि क्रिस्टलाइन के अंदर जो आपके एटम्स लगे हुए हैं ये आपके वेल अरेंज मैनर में लगे हुए हैं। वेल अरेंज मैनर में लगे हुए, इसका मतलब ये है कि जो भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, बॉन्ड ब्रेक होना। मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी देनी है, और जैसे ही हम एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी दे देंगे, यहाँ पर आपका सिस्टम जो होगा, क्रिस्टल जो होगा, वो आपका मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए आपके क्रिस्टलाइन में कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। बच्चा ये आप लोग याद करते हो, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने एक बार अगर डायग्राम समझ लिया तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे शार्प है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ब्लंट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या आपको बात ये क्लियर हो गई, ठीक है, आपको ये बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूज़न, इंथैल्पी या फ्यूज़न की। किसकी बच्चा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न की। मैं यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ, किसकी, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। अब सर ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, देखो बच्चों, इंथैल्पी आपने समझा होगा, आपने पढ़ा है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। हाँ सर पढ़ा है, न्यूक्लियर फिजन तो बहुत अच्छे से समझा था। देखो बच्चों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जहाँ पर आपका एटम या न्यूक्लियस आपस में ब्रेक होता है, कोलैप्स हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है, फिजन होता है। और जहाँ पर आपके दो एटम कंबाइन होकर एक दूसरा तीसरा एटम बनाते हैं, वहाँ पर क्या होता है बच्चा, सर वहाँ पर क्या होगा, फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न मतलब जहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स या एटम आपस में फ्यूज़ हो रहे हो और तीसरा प्रॉपर्टी बना रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, फ्यूज़न होगा। तो वह हमसे कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न क्या है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न का मतलब होता है कि अगर दो सिस्टम को आपस में हम इतनी एनर्जी दें कि दोनों सिस्टम आपस में मिल जाएं, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न क्या होगा, एक फिक्स्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होगा। मतलब फिक्स्ड एनर्जी देने पर हम आराम से सिस्टम को मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अरेंज इरेगुलर है, तो यहाँ पर जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न भी होगा तो वो कैसा होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। मतलब एनर्जी की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चा, यहाँ पर कहेंगे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी हमें देनी होगी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो फिक्स्ड इंथैल्पी। क्या आपको ये क्लियर हुआ, आपको ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट मेन पॉइंट आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे बनता है। अब हम बात करने वाले हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी की। किसकी बच्चों, क्लीवेज प्रॉपर्टी की। अब सर ये क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है, समझिएगा। क्लीवेज प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, आप ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने बच्चों आपसे कहा कि ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, हाँ सर समझ में आया। अब आप इसे कहीं से भी, अब आप इसे कहीं से भी कट करो। हमने कहा ठीक है सर, यहाँ से इसको इस तरीके से हम कट कर देते हैं,
कट कर दिया भाई हमने यहाँ से। अब जब आप यहाँ से इसको कट करेंगे तो कट करने पर क्या होगा, दो टुकड़े होंगे। हाँ सर, दो टुकड़े होंगे। तो जब दो टुकड़े होंगे तो उनके अलग अलग नए नए सरफेस भी बनेंगे। भाई इस मार्कर को अगर आप कट करोगे तो एक ये वाला सरफेस बनेगा, एक ये वाला सरफेस बनेगा, मतलब अब दो नए सरफेस फॉर्म होंगे। अब वो वाले सरफेस स्मूथ होंगे या आपके रफ होंगे, ये डिसाइड करेगा कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या आपका एमॉर्फस। देखो यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम है, तो जैसे ही आप रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम वाले को कट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो सरफेस नया फॉर्म मिलेगा वो कैसा रहेगा, स्मूथ सरफेस रहेगा। उसी को क्या बोलते हैं हम, इसको क्लीवेज प्रॉपर्टी। मतलब ऑन कटिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड वी गेट स्मूथ सर्फेसेस, whereas on cutting the amorphous solid we get rough surface because there is irregular arrangement of particle। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस मिलेगा, स्मूथ सरफेस या एजेस ऑन कटिंग इट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बच्चा, तो सर यहाँ पर क्या होगा, रफ सरफेस मिलेगा। कैसा मिलेगा, रफ सरफेस। कैसा मिलेगा, रफ सरफेस मिलेगा। क्या आप सभी को ये बात क्लियर हो रही है? थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं क्योंकि चैप्टर की अभी स्टार्टिंग है, फिर अपना हम स्मूथली अपना बैकअप बनाते रहेंगे, चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। बच्चा अपने पास समय बहुत है, इसीलिए हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है इस बार, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम होता है आपका एनिसोट्रॉपी। क्या होता है, एनिसोट्रॉपी। अब समझिएगा एनिसोट्रॉपी क्या है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर होता है बच्चों तो आपको इसी प्रॉपर्टी में होता है, और इस पे आपसे एग्जाम में इसीलिए क्वेश्चन उठाता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखो आखिर ये एनिसोट्रॉपी का मतलब क्या है, चला इसे समझते हैं कि कौन सा आइसोट्रॉपिक होगा और कौन सा आपका एनिसोट्रॉपिक होगा। बात समझना, देखो एनिसोट्रॉपिक माने होता है, एनिसोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है पहले उसे समझो। एनिसोट्रॉपिक मीन्स होता है कि आप जब अलग अलग डायरेक्शन में, समझिएगा जैसे हमने आपसे कहा आप यहाँ से स्टार्ट किए, सपोज दैट आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ से गए इस डायरेक्शन में। भाई आप किधर गए, इस डायरेक्शन में गए, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में गए। और उसके बाद आपने क्या किया, आप डायगोनली इस डायरेक्शन में गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आप इस तरीके से इस डायरेक्शन में गए। आपने 3 डायरेक्शन चूज़ करी। जब आप अलग अलग डायरेक्शन में गए तो हमें ये बताओ आपको जो एटम्स मिले क्या सेम मिले या अलग अलग मिले। तो कहोगे सर यहाँ पर बी ए टाइप का था, लेकिन यहाँ पर गए तो बी मिला हमें, और यहाँ पर जब गए तो हमें ए मिला। तो मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपने डायरेक्शन चेंज करी इन द क्रिस्टलाइन सिस्टम, तो डायरेक्शन चेंज करने पर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल मिला वो आपको क्या मिला। भाई आप ये मत कहिएगा सर यहाँ पर तो बी ए ही है, लेकिन बच्चा अगर इस डायरेक्शन में देखो तो अलग है ना। तो किसी भी डायरेक्शन में जाने पर अलग प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टल सिस्टम को देखते हैं और वहाँ पर हमें क्या मिलता है, अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स मिलता है। देखो यहाँ पर हर जगह आपको एक अलग डेफिनेट पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर भी हमें एक अलग पैटर्न देखने को मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। कैसा बोलते हैं बच्चों, वो सिस्टम हमारा कैसा होता है, एनिसोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। एनिसोट्रॉपिक नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको वहाँ पर कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स मिलता है। इसीलिए कैसा है ये, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर आपको अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मिल रहा है। अब इसे हम और बेटर समझेंगे, थोड़ा सा आप एग्जाम्पल लीजिएगा। देखिए अब अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेयर का टाइम है, प्रेयर का टाइम पे सभी लोग असेंबल होते हैं ग्राउंड में, सभी लोग प्रेयर करने के लिए, भाई आप लोग प्रेयर करते हैं, उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सभी बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से अरेंज करते हैं। भाई 9th क्लास अलग लगेगा, 10th अलग लगेगा, 11th अलग, 12th अलग, और अपने अपने रो में सारे बच्चे खड़े होते या नहीं होते? हाँ सर बिल्कुल होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ आप इस तरीके से खड़े हों और इस तरीके से बताइए कि किस क्लास के बच्चे या किस उम्र के बच्चे हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर बच्चे की हाइट अलग है।
जब आप इस तरीके से खड़े होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों की हाइट अलग है। जब आप ऐसे सामने खड़े होकर बच्चों को देखेंगे वहाँ पे हाइट या उनकी उम्र या उनके नाम मतलब आपको अलग अलग मिलेंगे। मतलब ये कि अलग अलग डायरेक्शन में देखने पर आपको जो प्रॉपर्टीज़ मिल रही है वो क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं हमें, क्रिस्टलाइन, कि जहाँ पर वेल अरेंज होता है वहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन पे जाने पर हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। वही हमारा हो गया एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अपने एमार्फस की तरफ। ठीक है, एमार्फस का एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जैसे कि आपका रेसेस टाइम होता है, इंटरवल होता है। तो इंटरवल में क्या होता है, सारे ही बच्चे ग्राउंड में जाते हैं, सारे बच्चे, कोई 9th का खड़ा हो कोई 10th का खड़ा हो, वहाँ पर कोई आपका रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होता। आप जहाँ मन चाहे ग्राउंड में खड़े होकर खाना खा सकते हैं, घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं ना। हाँ सर कर सकते हैं। तो बच्चा वहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूँ बताओ इस डायरेक्शन में किस क्लास के बच्चे हैं, तो कहोगे सर इस डायरेक्शन में हम कैसे बताएं, यहाँ तो सारे क्लास के बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा बच्चा मुझे बताओ लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में किस क्लास के बच्चे हैं। फिर कहेंगे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपका रेसेस टाइम है तो सारे क्लास के बच्चे मिक्स हैं। हाँ बच्चा मैं बस यही समझाना चाहता था कि जब आपके रेसेस टाइम, इंटरवल टाइम में जब आपके सारे एटम्स मिले हुए हैं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इर्रेगुलर अरेंजमेंट में जब आप किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको एक सेम पैटर्न ही दिखाई पड़ता है। मतलब वहाँ पर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, और जहाँ पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते और जहाँ पर आपको डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के बाद सेम प्रॉपर्टी ही मिलती है, उसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, आपको कभी भी ये चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। आई होप सो आपको ये चीज़ें ना रटनी पड़े तो ये आपके लिए अच्छा होगा। क्या बच्चों आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, प्लीज़ बताएं आप, क्या आप सभी को यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं नेचर की। नेचर की देखो बच्चों, नेचर देखते हैं। नेचर का मतलब क्या है, देखो नेचर का मतलब बच्चा ये है कि इनका नेचर कैसा होता है। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, हमें इन्हें बोलते हैं ट्रू सॉलिड। जैसा आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, ये सारे कैसे सॉलिड है बच्चों, ट्रू सॉलिड है ना। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हम इन्हें बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं, स्यूडो। स्यूडो का मतलब सभी लोग जानते हो ना, बोलो भाई, स्यूडो का मतलब सभी लोग जानते हो। हाँ सर, स्यूडो मतलब होता है झूठा, मतलब दिखावटी। ये सॉलिड एक्चुअली है नहीं, लेकिन दिखने की कोशिश करता है कि भाई हम सॉलिड की तरह हैं। मतलब कैसा, जैसे ग्लास एक्चुअल में सॉलिड नहीं होता यार, एक हाथ मारो टूट जाता है, कहाँ सॉलिड है वो। तो ग्लास सॉलिड नहीं होता एक्चुअली में, लेकिन वो दिखना चाहता है कि हम सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। भाई क्यों, कैसे बिहेव किया, रिजिड है कि नहीं है, उसका एक फिक्स शेप होता है, कुछ देर के लिए होता है सर। हाँ, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो सॉलिड लाइक प्रॉपर्टी शो ज़रूर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर रहा। डेट्स बिकॉज एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखें कि भाई सर इसके एग्जाम्पल तो दीजिए, आप हमें ये तो बताइए कि आखिर कौन कौन से आप कह रहे हैं कि ट्रू सॉलिड है। तो एग्जाम्पल तो बेटा आप दे सकते हो, जैसे आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, कितने भी एग्जाम्पल मेटल के एग्जाम्पल ले लो, तो सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे बच्चों, सारे एग्जाम्पल सर आएंगे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के, मतलब ट्रू सॉलिड के। लेकिन अगर हम जाते हैं एमॉर्फस के अंदर, तो एमॉर्फस के अंदर बताओ, जैसे आपका ग्लास हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, ठीक है ना, लाइक डेट, और क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए बच्चा, सर ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके एमॉर्फस के। हमने बहुत ही स्लोली इसलिए पढ़ाया, डील में इसलिए किया ताकि आपका चैप्टर का बेसिक स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग अगर चैप्टर की अच्छी हो गई, क्योंकि हमें इसी के न्यू के आधार पे ही अपना पैटर्न आगे बनाना है, हमें इसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें पढ़नी है पूरे चैप्टर में। अब आई होप कि मैंने इतने डील से, इतने डिटेल से आपको सारी चीज़ें समझाई हैं कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे फ्यूचर में कभी भी आप रट्टा नहीं मारोगे कि भैया क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं, क्रिस्टलाइन क्या होता है, रेगुलर होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, रेगुलर होता है। कई बच्चे ऐसे करते हैं, क्रिस्टलाइन रेगुलर, क्रिस्टलाइन रेगुलर, क्रिस्टलाइन रेगुलर, रटे पड़े हैं हमारे, खोटे पड़े हैं ना। तुम्हें ये नहीं करना है बच्चा, अगर ब्रेन का इस्तेमाल करोगे मज़ा आएगा पढ़ने में यार। 95% आपकी क्लास के बच्चे लेके आते हैं, इजीली टारगेट है, आप टारगेट कर सकते हो, बहुत समय है। कोई आप ये मत सोचो मैंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा, यार 11th से क्या मतलब है यहाँ पर, जब आप 12th में चीज़ों को अच्छे समझ रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप कॉपी में लिख के आओगे, भर भर के लिख के आओगे, आपको मार्क्स मिलेगा। नो मैटर आपने 11th पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप क्या करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है ना। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट रहे हो। हमारे पास क्या है भैया, हमारे पास इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर, 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 और वहाँ एग्जाम में गए इर भूल गए, रेगुलर लिख के चले आए और कहते हो सर मार्क्स नहीं आए, तो ये गलती है आपकी। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने
नेक्स्ट पार्ट की तरफ हमें इसमें और क्या क्या आगे पढ़ना है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए।